हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए ये आपका SSC-MTS का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ये 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या आप कौन सा आपने प्रश्न सही किया, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो भी अपना देख सकते हैं। देखिए क्या है कि कनबी जो है वो नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या होता है, देखिए कनबी जो है वो नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कबली डांस इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ द विच स्टेट ऑफ इंडिया। हर साल देखिए ये प्रश्न आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोक डांस आपको याद कर लेना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र। क्या इसका आंसर होगा? तो याद रखिए जो कनबी नृत्य होता है वो गोवा में होता है। ठीक है, क्योंकि गोवा जो है वो राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, और यह नृत्य जो है वो मुख्य रूप से गोवा के कुनबी आदिवासी समुदाय द्वारा वो किया जाता है। और गोवा के कुछ प्रसिद्ध नृत्य याद रखिएगा, वो फुगड़ी है, ढालो है, डिखनी है, कुनबी नृत्य के प्रमुख है ना। क्या है, फूढ़ा डे ना, डेढ़ा फूक, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक, इसको आप सही का निशान लगा लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है कि रगवा नी ढे रगवा सॉरी यहाँ पर है राठवा नी घेर नृत्य जो है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राठवा नी घेर क्या है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, या छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? देखिए इसमें आपका जो आंसर है वो राठवा नी घेर जो है वो गुजरात है। क्यों गुजरात है? देखिए क्या है कि यह एक नृत्य मुख्य रूप से होली जो होता है, रंगों का त्यौहार, इसके दौरान जो है वो 5 दिनों तक किया जाता है। और गुजरात के जो प्रमुख लोक नृत्यों में होता है वो गरबा होता है, डांडिया है, रास न भवाई, तिप्पानी, पागर, हूडो, ये सब शामिल है। गरबा और डांडिया जो है जो नवरात्रि के दौरान दौरान जो है देवी की पूजा होती है और मुख्य रूप से किए जाते हैं। तो ये गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है लेडीज टेलर के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय है, प्रिया हेलेजा है, या विक्रम सेठ है, या किरण देसाई। कौन है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देखिए क्या है। पहला, यह लेखिका जो है वो उपन्यास की लेखिका प्रिया हेजेल है। कौन है? जो प्रसिद्ध लेडीज टेलर की जो लेखक हैं वो प्रिया हेलेजा है, और इनका पहला उपन्यास जो है वो डेब्यूट नॉवेल है जिसे हार्पर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसका विषय क्या है? यह कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और यह उन शरणार्थियों के संघर्ष और अटूट साहस को जो है वो दर्शाती है। तो प्रिया हेजेल को आप यहाँ पर सही का निशान लगा लोगे। ठीक, उसके बाद प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है। जो अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में जो बनवाया गया था पंचमहल, वो किस शैली से प्रभावित है? ऑप्शन देखिए क्या है, गौथिक वास्तुकला, बौद्ध विहार मंदिर शैली, या यूरोपीय पुनर्जागरण शैली, या द्रविड़ वास्तुकला। तो याद रखिए कि जो मुख्य रूप से बौद्ध विहार है, ये बौद्ध विहार मंदिर आपका है, यह शैली से प्रेरित है। जो एक पिरामिड नुमा जो 4 मंजिला इमारत है, इसे हवा महल भी हम कहते हैं। जो पंचमहल है आपका, जिसमें 176 नक्काशीदार कमरे हैं, और ये संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है जो हिंदू और बौद्ध शैलियों से गहरे रूप से प्रभावित है। और फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1571 से 1585 ईस्वी के बीच करवाया गया था ना। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और यह शहर आगरा के पास स्थित है, और इसे अकबर ने अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया था। तो याद रखिएगा बौद्ध विहार ये आपका मंदिर शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न लिखा हुआ है। वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बैंक कौन सा था? जो
1969 में 14 निजी बैंक के बड़े पैमाने जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो भारत का एकमात्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक। देखिए क्या है, याद रखिए कि आपका भारतीय स्टेट बैंक है, क्योंकि इसका इतिहास देख लीजिए क्या है। ये एसबीआई का पुराना नाम जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इस एसबीआई का पुराना नाम पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीयकरण है क्या है, देखिए कि जो गोरवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? इसमें से कौन सा दिल्ली में स्थित है ऐतिहासिक स्थल? फोर्ट विलियम, हवा महल, हुमायूं का मकबरा या आगा खान पैलेस? तो याद रखिए हम लोग बचपन में क्लास 6-7 में की बुक में भी पढ़ा है कि जिसमें जो हुमायूं का मकबरा है वो एक ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है ना। यह मुगल जो है वो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1556 से 1572 के बीच दौरान जो बनाया गया था और इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जो इसमें सब अलग अलग देखिए लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा आपका यहाँ पर सही है। ठीक, इसके बाद प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? जो मटर का पौधा है, देखिए ऑप्शन क्या है, जड़ है जिसे रूट्स कहते हैं, प्रतान जिसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं, या कांटे या थोर्न्स के नाम से जानते हैं, या तना स्टेम्स। तो याद रखिए जो मटर का पौधा होता है वो प्रतान यानी टेंड्रिल्स के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? जो 2097 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तो याद रखिएगा अशोक, बिंदुसार या दशरथ मौर्य या बृहद्रथ। क्या होगा बताइए इसका आंसर। तो 297 ईसा पूर्व जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र जो बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार था। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश के दूसरे शासक थे, जिन्होंने लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व शासन किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिंदुसार। ठीक, इसको आप यहाँ से नोट कर लोगे और इसको याद भी कर लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है आपका कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? देखिए प्रयागराज में जो वर्ष का जो अंतराल होता है महाकुंभ का, तो देखिए क्या है, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 144 वर्ष। ठीक है, देखिए क्या है, तो प्रयागराज में जो मुख्य जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन जो 12 कुंभ है अर्थात 144 वर्ष पूरे होने पर 144 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, जिसमें 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण था आपका। इसमें 12 वर्ष में लगभग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लोग अपना कुंभ मनाते हैं और अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है और महाकुंभ आपका 144 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा, जो कुंभ मेला होता है वो आपका 12 वर्ष का होता है और अर्ध कुंभ आपका 6 वर्ष के लिए होता है। तो 6 वर्षों में वो एक बार मनाया जाता है और महाकुंभ आपका 144 वर्षों के बाद मनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका महाकुंभ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर केवल अर्धकुंभ होता तो केवल 6 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष पर टिक लगाते। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछता है, देखिए पूछा ही है आपका। इसके बाद प्रश्न देखिए क्या है, अमरबेल और किलनी जो चिचड़ी होता है वो किस प्रकार के जीवों के उदाहरण हैं? देखिए क्या है, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स या मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स या परजीवी पैरासाइट्स या सहजीवी सिम्बोएंट्स। क्या होगा इसमें से बताइए। देखिए जो अमरबेल होता है, कैस्कटा हम इसको कहते हैं, यह किस प्रकार का जीव है? तो यह एक परजीवी होता है, पैरासाइट्स जिसे हम कहते हैं। ये वे जीव होते हैं जो पोषण के लिए किसी अन्य जीवित जीव जिसे पोषक या होस्ट कहा जाता है यह उस पर निर्भर रहता है और यह पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इसे तुरंत मारते नहीं हैं। तो याद रखिएगा यह आपका
परजीवी जो है वो पैरासाइट्स, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब अमर बेल देख लीजिए क्या है, यह एक पादप परजीवी है। हमसे पूछा क्या है कि ये किलनी चिचड़ी किस प्रकार के जीवों का उदाहरण है। अच्छा, अमर बेल का पूछा गया है ना, ठीक है। हाँ, तो अमर बेल याद रखिएगा। ऐसा इसमें ऑप्शन वाइज दिया गया है, सॉरी यहाँ पर इसको आप मिटा दोगे अभी, हमें अमर बेल के बारे में बताना है। तो यह एक पादप परजीवी है ना। तो यह इससे क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। यह दूसरे पेड़ों पर लिपट जाता है और अपनी विशेष जड़ों के माध्यम से उस पेड़ को तैयार भोजन सोख लेता है। और जो किलनी चिचड़ी होती है ये जंतु परजीवी हैं और ये कुत्ते, मवेशियों, इंसानों की त्वचा पर चिपक जाते हैं, उनका खून चूसकर पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमर बेल एक अंतः परजीवी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें अंतर परजीवी देखिए लिखा नहीं है, केवल परजीवी ऑप्शन है जो यह भोजन को सोखता है, जबकि किलनी एक बाह्य परजीवी है जो शरीर के बाहर रहकर पोषण लेता है, जिसे हम किलनी कहते हैं ना, जो जानवरों के ऊपर चिपक जाता है, खून चूसता है। तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन लिखा नहीं है। अगर अमेर बेल है तो इसमें अंतः परजीवी होना चाहिए, तो इसमें परजीवी आपका यही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि DPIIT के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही जो अप्रैल सितंबर में है, में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है ना आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है। 2025-26 की पहली छमाही में पूछा गया है कि DPIIT के आंकड़ों के अनुसार, तो वो पूछा गया है कि कौन सा भारत का राज्य है जो विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ज़्यादातर बड़े बड़े है ना उद्योग लगे हुए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग वहीं पर रह रहे हैं, तो अपना बिजनेस का सारा काम ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल है वो की उसकी औसत ऊंचाई क्या है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई देखिए कि प्रश्न 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 18 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। देखिए औसत ऊंचाई क्या है। जो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि यह ऊंचाई पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर जो है इसका वेरिएशन होता है। जो ध्रुव होते हैं इसकी ऊंचाई कम होती है, लगभग 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि यह क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपका ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। जो प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है आनंद मठ के लेखक कौन है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या सुभाष चंद्र बोस कौन है। तो ये याद रखिएगा जो बंगाली उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ये जो इनका प्रकाशन है यह उपन्यास वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था और वंदे मातरम जो था इनका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न देखिए पूछा गया है कि वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार जो मेम्ब्रोफोन होता है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है हवा से बजने वाले यंत्र या तारों वाले यंत्र या तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र या धातु या लकड़ी से बने घन वाद्य। परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। पहले हमारा जो मेम्ब्रोफोन क्या होता है, मेम्ब्रोफोन वे वाद्य यंत्र हैं जिनमें ध्वनि एक तनी हुई झिल्ली पर खाल को पीटने या थपथपाने से उत्पन्न होता है। यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्हें हम अवनद्य वाद्य कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो हम इसे तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र जो हैं हम अवनद्य वाद्य हम इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहद्वेशी
के रचयिता कौन है? जो प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ है बृहदऋषि, तो भरत मुनि है, मतंग मुनि या सारंगदेव या पंडित दामोदर, कौन है? तो याद रखिए जो बृहदऋषि की रचना संभवतः जो है वो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मतंग मुनि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मतंग मुनि, यानी बृहदऋषि जो है वो 6वीं से शताब्दी के बीच में हुआ था। तो ये मतंग मुनि, ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि चालकोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? जो चालकोलिथिक है शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए देखिए, केवल पत्थर का युग है, तांबा और पत्थर का युग है, या लोहा और पत्थर का युग है, या कांसा और पत्थर का युग है। तो याद रखिएगा जो चालकोलिथिक है यह युग मुख्य रूप से कॉपर प्लस स्टोन होता है, यानी तांबा और पत्थर का युग होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, जो नव पाषाण काल और कांस्य युग के बीच संक्रमण काल होता है। तो याद रखिएगा तांबा और पत्थर युग है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि तरल पदार्थ हैं जैसे गैस और तरल जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? जो तरल पदार्थ होते हैं, याद रखिए पहला ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है लोटनी घर्षण, या कर्षण ड्रैग, या सर्पी घर्षण। क्या होता है जो तरल पदार्थ गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण होते हैं? तो याद रखिएगा जो तरल पदार्थ होते हैं जिसमें तरल और गैस होता है, इसके द्वारा किसी गतिशील वस्तु पर लगाए जाने वाले घर्षण बल को हम मुख्य रूप से कर्षण ड्रैग या द्रव घर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर्षण है जिसे हम ड्रैग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्लास कक्षा 8 का प्रश्न है, ये पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों को यूपी बोर्ड में, है ना। चलिए आगे देखिए क्या है इसके बाद प्रश्न, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघल जा रहा है, तो क्या होगा? क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, या गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, या हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट, या क्रांतिक ताप जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये याद रखिए कि वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे गलनांक या गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गलनांक, मेल्टिंग ऑफ पॉइंट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बन रहा है तो मेल्टिंग ऑफ पॉइंट है बी। इसके बाद देखिए कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा। तो याद रखिए ऑक्सीजन है। क्या है? जो पृथ्वी की भूपर्पटी पर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए हैं। सरफरेसी अधिनियम पूछा गया है 2002 के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र इसमें संबंधित है? जो सरफेसी अधिनियम है ना, इसका क्या है? देखिए कृषि क्षेत्र में, या बैंकिंग वित्त क्षेत्र में, या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, व स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। याद रखिएगा ये बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ याद करने वाली चीज़ें उसको याद रखिएगा। कुछ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड भी पूछा गया था, है ना। ग्रेटिट्यूअस या ग्रेच्यूटस या ग्रेशियस, ग्रेटिटियस, तो इसमें से ऑप्शन हमें सही ढूंढना है। तो याद रखिएगा ग्रेटिट्यूअस, है ना, GRATUITOUS। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेशियस का मतलब होता है बिना किसी अच्छे कारण के या मुफ्त के, है ना। ग्रेटिट्यूशस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लास्ट का पैराग्राफ है। क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ द ब्रिस्क। ब्रिस्क का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? याद रखिए ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है तेज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो। फास्ट, क्विक, स्लो, एनर्जेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फुर्तीला तेज होता है तो उसका उल्टा स्लो हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम पूछा गया है। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, टू स्टार्ट अ फाइट, टू इनिशियल बिल्डिंग अ हाउस, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फंड फॉल्ट, या टू थ्रो द स्टोन एट समवन। क्या होगा? टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक,
इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे बिफोर यू कास्ट द फर्स्ट स्टोन बी रिमेंबर दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स टू, यानी दूसरों की पहली आलोचना करने से पहले याद रखें आपने भी गलतियाँ की। तो इस प्रकार है इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी इसका एक्टिव का हो जाएगा आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया, बाकी इसका पूरा ऑप्शन मिला नहीं है। तो इसमें क्या है, और देखें कोई प्रश्न है आपका, देख ले रहे हैं एक बार कोई अगर दिया है कि नहीं। ठीक है, एक प्रश्न आपका और दिया गया है, इसको देख लीजिए क्या है। एक प्रश्न और है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पूछा गया है बोरो का। तो बोरो क्या है, एक वर्ब है। इट इज टेक द यूजिंग समथिंग बिलोंग टू समवन एल्स विद द इंटेंशंस ऑफ रिटर्निंग। तो बोरो मीन्स बोरो का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो क्या होता है इसका मतलब उधार लेना होता है। तो यहाँ पर लेंड हो जाएगा, लेंड हम इसको बोल देंगे LEND। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। रिलेवेंट सब्जेक्ट है कंसिडरेशन, रिलेवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंडीशंस। तो स्पेलिंग है क्या होगा इसमें, जर्मन या जर्मन, जर्मेन, जर्मनीन, कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका GERMANE जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारा पूरा जो 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा मैंने एनालिसिस करा दिया है। और जिन बच्चों का सही होगा वो अपना चेक कर लेंगे मेरा GK और इंग्लिश में कितना क्या नंबर आया हुआ है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने टेलीग्राम पर जो है मुझे यह PDF भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आने वाले जो भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे, आप टेलीग्राम चैनल जो है वो मैथ्स बाय विशाल भारती सर, जब आप सर्च करोगे विशाल भारती सर टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हो, जो भी आपने क्वेश्चन पेपर किया है पूरा मैं आंसर एक्सप्लेनेशन सब मैं PDF के माध्यम से भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।